मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। और अब आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन के अंतर्गत आर्थिक अवधारणाएं व नियोजन, और इनके अंतर्गत पीछे की जो कक्षा थी उसमें हम लोगों ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले जो क्षेत्र थे वो क्षेत्रों का हम लोगों ने अध्ययन किया था। यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जो निर्धारित करने वाले कारक होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों का हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिनमें अपना ये बिंदु था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, और इसमें हम लोगों ने पहला अध्ययन किया था प्राथमिक क्षेत्र का। और प्राथमिक क्षेत्र में हमने कौन सी गतिविधियों को शामिल किया था? प्राथमिक क्षेत्र में हमने पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, डेयरी, खनन और वानिकी को शामिल किया था। 1 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है। और जो दूसरा था वो था द्वितीय क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र में हमने किसको शामिल किया था? विनिर्माण को शामिल किया था। प्राथमिक क्षेत्र के अगर हम अन्य नाम की बात करते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो उसे कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि व सहायक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो द्वितीय क्षेत्र था उसे हम क्या कहते हैं? उद्योग या विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। तो दूसरा क्षेत्र ये हो गया उद्योग या विनिर्माण क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र की हम बात करते हैं तो ये है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र की हम बात करते हैं तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे कि तृतीय क्षेत्र कौन सा होता है और इसमें कौन सी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। अगर एग्जाम की दृष्टि से मैं देखूं तो लगभग ये प्रश्न हाफ ईयरली की बात करते हैं तो उसमें आ चुका है कि तृतीय क्षेत्र की किन्हीं 2 गतिविधियों के नाम बताइए। अब पहले हम इसको क्लियर करते हैं कि तृतीय क्षेत्र होता क्या है, किसे कहते हैं तृतीय क्षेत्र। तो पहले इसे ही हम परिभाषा करते हैं और उसके बाद में इसकी गतिविधियां देखते हैं। तो तीसरा हम देखते हैं तृतीय क्षेत्र। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है तृतीय क्षेत्र के बारे में कि ये स्वयं उत्पादन नहीं करता। स्वयं उत्पादन नहीं करता का मतलब होता है कि तृतीय क्षेत्र क्या करता है? प्राथमिक क्षेत्र व द्वितीय क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों को आगे बढ़ने में क्या करता है? सहयोग प्रदान करता है। सहयोग प्रदान करता है। ये स्वयं उत्पादन नहीं करता। ये स्वयं उत्पादन नहीं करता है। इस बात का क्या मतलब है वो देखिए। जैसे मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण अपने पास क्या आया? अपने पास आया कपास, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण क्या हो गया? यानी उद्योग हो गया। उद्योग से हमने क्या तैयार किया? सूती वस्त्र तैयार किया, ठीक है। अब जब तक तृतीय क्षेत्र का इन दोनों में योगदान नहीं होगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र को और द्वितीय क्षेत्र को जब तक तृतीय क्षेत्र का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो प्राथमिक और द्वितीय दोनों क्षेत्र की ये जो हम लोगों ने कपास का उदाहरण लिया है, इसे किसके माध्यम से? परिवहन के माध्यम से। किसके माध्यम से? परिवहन के माध्यम से कहां पर पहुंचाया जाएगा? बाजार में। और बाजार से ये कहां जाएगा? उपभोक्ता के पास जाएगा। तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र तो इन दोनों में यानी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की जो गतिविधि है उसको सहयोग प्रदान किसने किया? उसको सहयोग प्रदान किया परिवहन ने। तो ये परिवहन क्या आ गया? ये तृतीय क्षेत्र में आ गया। परिवहन कौन से क्षेत्र में आ गया? परिवहन तृतीय क्षेत्र में आ गया।
हो गया। अब यहाँ पर दूसरी बात ये चलती है कि परिवहन के अलावा कौन सा, तो मान लीजिए कपास और सूती वस्त्र है, तो इसके लिए कोई व्यापारी है, उस व्यापारी को इनमें क्या करना पड़ता है, बैंक से ऋण लेना पड़ता है। और ऋण कहाँ से लेता है, कर्ज कहाँ से लेता है, बैंक से लेता है। तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों को आगे संचालित करने के लिए बैंक जो है वो तृतीय क्षेत्र में आता है और ये क्या करता है, सहयोग प्रदान करता है। यानी बैंक से ऋण लिया गया, ठीक है, बैंक से ऋण आया, ऋण से हमने क्या किया, कच्चा कपास खरीदा, कपास से फिर क्या हुआ, सूती वस्त्र का निर्माण हुआ। इस तरह से परिवहन और बैंक ये दोनों ही क्या है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के सहयोग करने वाले कारक है और ये दोनों ही किसमें आते हैं, द्वितीय तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा देखते हैं कौन सा है। पहला हम लोगों ने क्या लिया, गतिविधियां। अगर इसमें पूछा जाए कि तृतीय क्षेत्र की किन्हीं दो गतिविधियों के नाम लिखो, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तृतीय क्षेत्र की किन्हीं दो गतिविधियों के नाम पूछे जाते हैं, तो आपको मैं क्लियर कर रही हूँ कि वे दो गतिविधियां कौन सी है। सबसे पहले हम देखते हैं बैंक, तो अभी मैंने आपको बताया ऋण देती है, सहयोग प्रदान करती है। इसके बाद में हमने देखा परिवहन, तो क्या करती है, ऋण प्रदान करती है। इसके बाद में हम लेते हैं संचार। अब प्रश्न आप लोग ये पूछ सकते हो कि ये संचार जो है वो किस तरह से तृतीय क्षेत्र की गतिविधि है। देखिए संचार होता है, संचार का मतलब होता है सूचना, संप्रेषण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किनका आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, तो संचार के अंतर्गत आता है। अब मान लो आपको कोई सामान बेचना है, कोई सामान है यानी कोई उत्पादन है, अगर अर्थशास्त्र की दृष्टि से बात करें तो उस उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना या उसे मार्केट में बेचना, एक देश से दूसरे देश में भेजना, तो ये कार्य कौन करता है, इसमें सहयोग कौन करता है, इसमें सहयोग करता है संचार। तो कौन सी गतिविधि होगी, संचार। तो आपके पास प्रश्न ये आता है कि तृतीय क्षेत्र की किन्हीं दो गतिविधियों के नाम बताइए, तो इन गतिविधियों में ये है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो वो आता है भंडारण। भंडारण, भंडारण से क्या तात्पर्य है, किसी वस्तुओं को एक जगह संग्रहित करना क्या कहलाता है, भंडारण कहलाता है। चूंकि ये गतिविधियां सेवाओं का सृजन करती है, मतलब ये सारी जो गतिविधियां हैं, अपन लोगों ने ये जो गतिविधियां देखी है ये किनका सृजन करती है, ये गतिविधियां करती है सेवाओं का सृजन, ये गतिविधियां करती है सेवाओं का सृजन। और सेवाओं के सृजन के कारण इनको क्या कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा तृतीय क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियां। तो यहां से हम दूसरे क्लियर करते हैं। फिर तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के बाद में अब अपना नेक्स्ट जो बिंदु रहेगा, आपको इस पार्ट के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा परिभाषाएं देखनी है, क्योंकि परिभाषाएं लगभग पूछी जाती है और परिभाषाओं में क्या आएगा, परिभाषाओं में ही क्या आएगा कि एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि इस पार्ट में से अब की बार कौन सा प्रश्न पूछा गया, तो इस पार्ट में से अब की बार प्रश्न पूछा गया था नियोजन वाला, मतलब नियोजन की परिभाषा जो थी वो इस पार्ट में अब की बार पूछी गई थी, आई थी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु पर, और नेक्स्ट बिंदु है आर्थिक वृद्धि और विकास। अगला पॉइंट क्या है अपना, आर्थिक वृद्धि एवं विकास। इनकी परिभाषा पूछी जाती है, किसकी पूछी जाती है, आर्थिक वृद्धि की और आर्थिक विकास की परिभाषाएं पूछने की संभावना ज्यादा बनती है। तो अब हम देखते हैं आर्थिक वृद्धि और विकास क्या है। सबसे पहले हम इसे क्लियर करते हैं, हम करते हैं आर्थिक वृद्धि को क्लियर कि क्या है आर्थिक वृद्धि। देखिए आर्थिक जो शब्द आता है वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ होने के कारण हमें ये ध्यान रखना होगा कि जहां पर भी आर्थिक शब्द आएगा वो धन को या आय को व्यक्त करेगा। आर्थिक वृद्धि यानी ये आर्थिक शब्द किससे बना है, अर्थ से बना है, अर्थ प्लस एक प्रत्यय, आर्थिक हो गया। यहाँ जो अर्थव्यवस्था में अर्थ का जो शब्द का अर्थ निकलता है वो किससे निकलेगा, धन से निकलेगा, धन से निकलेगा। तो यहाँ पर एक तो अर्थ यानी धन है और उसकी क्या है, वृद्धि है।
तो हमेशा जो आर्थिक वृद्धि है वो किसको दर्शाती है? वो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि को दर्शाती है। तो यहाँ पर आर्थिक वृद्धि जो है उसका अगर हम सरल शब्दों में इसका अर्थ देखें, सरल शब्दों में इसका अर्थ देखें तो देखिए आर्थिक वृद्धि जो है वो किसमें वृद्धि दर्शाती है? एक तो प्रति व्यक्ति आय में और राष्ट्रीय आय में, इन दोनों में ही क्या दर्शाती है? वृद्धि दर्शाती है। यानी सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो आर्थिक जो वृद्धि है वो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या दर्शाती है? वृद्धि दर्शाती है। इन दोनों में वृद्धि दर्शाती है। अब हम इसकी परिभाषा जो 1 नंबर की डेफिनेशन आती है उसको व्यक्त करते हैं कि देखिए परिभाषा, और परीक्षा में जो परिभाषा पूछी जाती है यही परिभाषा आपको लिखनी है जो अभी मैं आपको लिखवा रही हूँ। तो परिभाषा देखिए कि राष्ट्र की प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय एवं पूंजीगत, राष्ट्र के प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय एवं पूंजीगत, थोड़ा सा ही अंतर रहता है राष्ट्र आर्थिक वृद्धि एवं विकास में। तो क्या है? पूंजीगत संसाधनों की मात्रा, पूंजीगत संसाधनों की मात्रा, पूंजीगत संसाधनों की मात्रा एवं गुणवत्ता, पूंजीगत संसाधनों की मात्रा एवं गुणवत्ता में वृद्धि कर इनके कुशल उपयोग द्वारा आय के उच्च स्तर को प्राप्त करने की प्रक्रिया आर्थिक वृद्धि कहलाती है। अब इस परिभाषा को हम थोड़ा सा आपको क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्या है परिभाषा? आर्थिक वृद्धि, तो आर्थिक वृद्धि यानी धन के मामले में वृद्धि होनी चाहिए। ऊपर वाली परिभाषा को हमने देखें, यहाँ से देखिए कि राष्ट्र की प्राकृतिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक का मतलब होता है भौतिक वस्तुएं जो मनुष्य को सुख सुविधा प्रदान करती है। मानवीय यानी मनुष्य के पास जो भी संसाधन है वो, एवं जितने भी पूंजी प्राप्त करने के संसाधन है इनकी मात्रा में और इनकी गुणवत्ता में वृद्धि करो, इनका कुशल उपयोग करो ताकि उससे किसकी प्राप्ति हो जाए? आय की प्राप्ति हो जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि अर्थव्यवस्था के अनुसार आर्थिक वृद्धि ये है कि आपके पास जितने भी मानवीय संसाधन है, आपके पास जितने भी भौतिक संसाधन है, आपके पास जितने भी पूंजीगत संसाधन है, उनकी मात्रा को बढ़ाया जाए। उनकी किसको बढ़ाया जाए? मात्रा को बढ़ाया जाए। और मात्रा के साथ साथ और किसकी वृद्धि की जाए? मात्रा के साथ उनकी गुणवत्ता में वृद्धि की जाए, यानी उत्पादन को बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन को बढ़ाया जाए। और उत्पादन के साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो उच्च क्वालिटी है, बढ़िया अच्छी किस्म की जो क्वालिटी है उसको भी बढ़ाया जाए। अगर किसी देश में ये दोनों बढ़ जाएगी, यानी उत्पादन की मात्रा बढ़ जाएगी और उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे आय उच्च प्राप्त होगी, यानी इससे उच्च आय प्राप्त होगी, उच्च आय प्राप्त होगी। और जिस देश में आय उच्च होती है, यानी जहां पर आय प्राप्त करने के साधन होते हैं और जिससे हमें किसकी प्राप्ति होती है?
उच्च आय की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या किसके अंतर्गत दर्शाते हैं? आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत हम उसे दर्शाते हैं। सीधी सी कॉमन सी बात है कि आर्थिक वृद्धि का मतलब होता है अपने पास जितने भी आय प्राप्त करने के संसाधन है, चाहे वो मानवीय हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो प्राकृतिक हो और चाहे वो पूंजीगत हो, उनकी मात्रा को, उनकी कुशलता को बढ़ाओ ताकि उनका इस तरह से उपयोग करो, उनका कुशल उपयोग यानी इस तरह से उपयोग करो कि मात्रा व गुणवत्ता बढ़ जाए और उससे हमें अधिक से अधिक आय की प्राप्ति हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? आर्थिक वृद्धि कहेंगे। अब हम चलते हैं आर्थिक विकास पर। बहुत सीधी सी सिंपल सी परिभाषा इसकी आर्थिक विकास की। अब देखिए आर्थिक विकास दोनों का मतलब ही विकास वृद्धि से है, परंतु कॉमन सा अंतर आता है यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास सबसे पहले हमें थोड़ी सी इसकी किताब की जो लैंग्वेज है उसकी सहायता लेनी पड़ेगी आर्थिक विकास के अंतर्गत। तो देखिए आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि की तुलना में व्यापक अवधारणा है। इसमें अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और इसके साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत ढांचा, उत्पादन की तकनीक, अर्थव्यवस्था की संरचना में भी अनुकूल परिवर्तन होते हैं। आर्थिक विकास की प्रक्रिया राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कल्याण को सुनिश्चित करती है। यहाँ पर मैं इसकी सरल शब्दों में परिभाषा दे दूं, अगर हम इजीली आपको समझाना चाहूं तो सरल शब्दों में सबसे पहले देखिए, वृद्धि का मतलब धन प्राप्त करने से, आय के स्तर को बढ़ाने से है। लेकिन यहाँ विकास क्या कहता है? विकास कहता है कि आय के स्तर को बढ़ाया जाए, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, परंतु इसके साथ साथ क्या हो? सरल शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कल्याण। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कल्याण, कल्याण को सुनिश्चित करती है, सुनिश्चित करती है। सरल शब्दों में अगर हम आर्थिक विकास की डेफिनेशन देते हैं तो आर्थिक विकास कहता है कि प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हो, परंतु इसके साथ साथ आर्थिक, यहाँ अर्थ का गया आर्थिक विकास हो, लेकिन यहाँ पर सामाजिक, समाज का, राजनीतिक रूप से भी देश का कल्याण होना चाहिए। अब इसकी जो परिभाषा है वो हम क्लियर करते हैं। यहाँ आर्थिक विकास की प्रक्रिया के गुणात्मक आयाम भी होते हैं। इन गुणात्मक आयामों को वास्तविक राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। आर्थिक वृद्धि तथा अनुकूल सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं संस्थागत परिवर्तनों का योग आर्थिक विकास कहलाता है। सरल शब्दों में होगी। अब हम इसकी परिभाषा आपको बता रही हूँ कि परिभाषा क्या आएगी। अगर जिनके पास किताब है, आपके महत्वपूर्ण बिंदु इनमें दिए हुए हैं, कम से कम 14 पॉइंट्स है महत्वपूर्ण बिंदु में, आपको वो 14 के 14 अपनी नोटबुक में लिखने हैं, क्योंकि उन सब में परिभाषाएं दी हुई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और साथ ही एक एक नंबर के क्वेश्चन जितने भी उठते हैं पूरे चैप्टर में से वो सारे आपको बताए हुए हैं। तो देखिए परिभाषा, आर्थिक वृद्धि तथा अनुकूल, आर्थिक वृद्धि तथा अनुकूल सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक एवं संस्थागत परिवर्तनों का योग जो आर्थिक विकास है।
आर्थिक विकास है। तो देखिए परिभाषा क्या कहती है कि आर्थिक वृद्धि जहां आय को बढ़ाती है, आर्थिक विकास आय को भी बढ़ाता है, यह सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करता है, ये राजनीतिक दृष्टिकोण को भी सुदृढ़ करता है, यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है, विरासत है या जो संस्कृति है देश की, उसको भी बढ़ाने की बात करता है, और जो संस्थागत परिवर्तन है, जो वांछित परिवर्तन है, उन सबको बढ़ाने की बात करता है। यानी आर्थिक विकास हर पक्ष को मजबूत करने की बात करता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो संस्थागत हो, कोई भी पक्ष हो, उसको बढ़ाने की बात करता है, और यही क्या है, आर्थिक विकास। तो यहाँ तक कि आपको परिभाषा आर्थिक वृद्धि की, आर्थिक विकास की और तीनों क्षेत्रकों की अपनी नोटबुक में करनी है। आगे हम इसका अगला बिंदु करेंगे।